गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे सृजनात्मकता एवं बुद्धि में संबंध, मतलब कि रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। तो ये एक जटिल प्रश्न है कि सृजनात्मकता और बुद्धि में क्या संबंध है। ये एक जटिल प्रश्न है कि सृजनात्मकता एवं बुद्धि में क्या संबंध है। इस पे बहुत सारे शोध हुए हैं, लेकिन अभी भी इस पे जो संशय है वो बना हुआ है। इसमें एक शोध गिलफोर्ड का प्रज्ञागणन एवं सृजनशीलता है, जो कि उन्होंने 1950-56 में किया था। और उसमें इन्होंने दो प्रकार की विचारधाराओं या दो प्रकार की थिंकिंग के बारे में चर्चा की थी। पहला है कन्वर्जेंट थिंकिंग और दूसरा है डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो इसमें जो पहली चिंतन धारा है अर्थात कन्वर्जेंट थिंकिंग, उसमें किसी प्रश्न का एक ही उत्तर होता है, लेकिन जबकि जो दूसरा है अर्थात डाइवर्जेंट थिंकिंग में इसमें एक ही प्रश्न में के बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, अर्थात उनमें विविध उत्तरों का जन्म होता है। जैसे उनमें प्रवाह होता है, फ्लुएंसी होती है, नमनीयता होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, मौलिकता, ओरिजिनलिटी होती है और विस्तारण या इलोबरेशन होता है। तो जो ये सृजनशीलता के चारों तत्व हैं, इनके आधार पर किसी चीज़ को हम सृजनशील या गैर सृजनशील में डिवाइड करते हैं। ये चारों ही तत्व आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग में होते हैं। अब सारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग सामान्यतः समझे जाने वाले शब्द सृजनशीलता की ओर संकेत करते हैं। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो सृजनशीलता की ओर संकेत करती है, और किसी व्यक्ति में सृजनशीलता के लिए आवश्यक है कि वह उसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग हो। अधिकतर मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि सृजनात्मकता एवं बुद्धि के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। सृजनात्मकता एवं बुद्धि के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है, लेकिन सृजनात्मकता और बुद्धि के बीच कितना संबंध है ये अभी इसका निष्कर्ष बहुत अच्छी तरीके से नहीं ज्ञात किया जा सका है। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो सृजनशील होते हैं वो उच्च बुद्धि वाले होते हैं, लेकिन प्रयोगों में ऐसा नहीं पाया गया। बहुत बार ऐसा भी पाया गया कि कम बुद्धि वाले लोग भी या कम आईक्यू वाले लोग भी सृजनशील हुए हैं। तो लेकिन फिर भी सृजनशीलता के लिए एक आवश्यक तत्व यह है कि व्यक्ति का वो पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव है, और अनुभव और ज्ञान बिना बुद्धि के नहीं मिलता। इसलिए ये कहा जाता है कि सृजनशीलता के लिए या क्रिएटिविटी के लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होना जरूरी है। बुद्धि का एक निश्चित स्तर जरूरी है, और निश्चित स्तर से अधिक या कम बुद्धि होने से व्यक्ति की सृजनशीलता के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब निश्चित स्तर से अधिक, बहुत अधिक कोई बुद्धिमान है तब भी, और बहुत कम कोई बुद्धिमान है निश्चित स्तर से कोई अधिक बुद्धिमान है जिसका कोई खास असर सृजनशीलता पर नहीं पड़ता। यही नहीं, सृजनशीलता के लिए अपेक्षित बुद्धिमानी का स्तर जो प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग होता है, कभी कभी आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम होता है। जो सृजनशीलता का जो है वो अलग कई क्षेत्रों में सृजनशीलता को देखा जाए तो हर क्षेत्र में अलग अलग बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है या अलग अलग इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत कम बुद्धि वाले भी या मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस वाले भी अच्छे क्रिएटिव व्यक्ति हुए हैं या सृजनात्मकता उनमें पाई गई है। बुद्धि परीक्षण द्वारा मापे गए बुद्धि स्तर से भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सृजनात्मक व्यक्ति जितनी भी उसकी बुद्धि है उसका कितने प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करता है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि किसी व्यक्ति के अंदर कितना बुद्धि है कितना बुद्धि नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कोई व्यक्ति अपने बुद्धि का या आईक्यू का कितना अधिक क्रिएटिव रूप में या सृजनात्मकता के लिए प्रयोग करता है। प्रायः यह देखा गया है कुछ व्यक्तियों में उच्च सृजनात्मकता होती है परंतु उनका बौद्धिक स्तर निम्न होता है। यह देखा गया है कि कुछ व्यक्तियों में उच्च सृजनात्मक क्षमता होती है, हाई लेवल की क्रिएटिविटी होती है, लेकिन उनमें जो बुद्धि का स्तर है वो बहुत ही लो होता है। उसका कितने प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करता है यह बुद्धि के स्तर पर निर्भर है। यह भी आवश्यक नहीं है कि जिनका बौद्धिक स्तर उच्च हो, मतलब यदि किसी की अधिक बुद्धि है, किसी के पास बहुत अधिक लोग बुद्धिमान हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनमें सृजनात्मकता होगी ही, वो भी उच्च स्तर की सृजनात्मकता होगी। सृजनात्मकता शून्य में क्रियाशील नहीं हो सकती। मतलब सृजनात्मकता के लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस का होना जरूरी है, क्योंकि
मंद बुद्धि या एकदम बुद्धिहीन व्यक्ति कभी सृजनात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए सूक्ष्म विचारों का चिंतन करना पड़ता है। तो इसमें पूर्व अर्जित ज्ञान का उपयोग होता है। इस ज्ञान का उपयोग बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित है, अतः सृजनात्मकता और बुद्धि का समन्वय स्वाभाविक है। ये दोनों चीज़ें होनी जरूरी हैं। सृजनात्मक व्यक्ति के लिए तीव्र बुद्धि आवश्यक है क्या? ये प्रश्न पूछा गया है कि सृजनात्मक व्यक्ति के लिए तीव्र बुद्धि आवश्यक है क्या? तीव्र बुद्धि वाले सभी व्यक्ति सृजनात्मक होते हैं? तो इसका उत्तर मैं आपको इस प्रकार दे सकता हूँ। इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए आज लोग बड़े पैमाने पर शोध में लगे हुए हैं। भारत तथा भारत से बाहर भी बड़ी शीघ्रता से इस दिशा में शोध कार्य हो रहे हैं, किंतु अब तक कोई निश्चित परिणाम नहीं मिल सका है। कुछ शोध कार्यों से बुद्धि तथा सृजनात्मकता के बीच उच्च धनात्मक सहसंबंध। बहुत शोध कार्यों में पाया गया है कि बुद्धि और सृजनात्मकता का संबंध है, इसमें हाई पॉजिटिव कोरिलेशन पाया गया। मतलब अगर व्यक्ति बुद्धिमान है तभी वो सृजनात्मक होगा, और व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है तो सृजनात्मक नहीं होगा। और कुछ अध्ययनों से शून्य सहसंबंध, और किसी में शून्य सहसंबंध या जीरो कोरिलेशन पाया गया है कि कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो या न बुद्धिमान हो, इसका सृजनात्मकता के स्तर पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो सृजनात्मकता का तात्पर्य नई वस्तु की रचना करने की योग्यता से है। इसका अर्थ नए उपागम द्वारा समस्या को हल करने से है। तो इस आधार पर अगर हम इस कसौटी पर अगर इसको परखेंगे कि कोई चीज़ सृजनात्मक है या नहीं है, तो कहेंगे कि सृजनात्मकता में नई चीज या नई समस्या का समाधान करने की योग्यता संचित होती है। तो सृजनात्मक व्यक्ति की एक बड़ी विशेषता बुद्धि है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सृजनात्मक या रचनात्मक कार्य करने के लिए बुद्धि आवश्यक है। बिना बुद्धि के हम सृजनात्मक या रचनात्मक कार्य नहीं कर सकते हैं, परंतु सृजनात्मकता के लिए उच्च बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, ऐसा शोधों से प्रमाणित हुआ है। गेटजेल्स एंड जैक्सन ने 1972 में एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग में उन्होंने बुद्धि परीक्षाओं तथा सृजनात्मकता की परीक्षाओं के बीच संबंध जानने का प्रयास किया। जो गेटजेल हैं और जैक्सन हैं, उन्होंने 1927 में एक प्रयोग के माध्यम से बुद्धि की क्षमता है, मतलब बुद्धि परीक्षाओं मतलब इंटेलिजेंस टेस्ट और क्रिएटिविटी टेस्ट में क्या संबंध है, ये जानने का प्रयास किया था। तो शिकागो स्थित शिकागो में एक विद्यालय था, उस विद्यालय के कुछ छात्रों को 2 वर्गों में बांटा गया। एक वर्ग में ऐसे लोगों को रखा गया जो बहुत अधिक बुद्धि वाले थे लेकिन क्रिएटिव नहीं थे, जबकि दूसरे वर्ग में ऐसे लोगों को रखा गया जो कि कम बुद्धि वाले थे लेकिन क्रिएटिव थे। इन दोनों समूहों के छात्रों की विद्यालयी उपलब्धि तथा व्यक्तित्व गुणशील के क्षेत्र में परीक्षा ली गई। इनकी जो परीक्षा है वह उनके व्यक्तित्व गुणशील के रूप में ली गई। निष्कर्ष यह निकला कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले छात्रों का समूह, जिसकी सामान्य बुद्धि लब्धि 132 या उससे अधिक थी, जो बुद्धि लब्धि 132 या उससे अधिक थी, ऐसे लोग भी अधिक सृजनशील नहीं पाए गए। मतलब जो अधिक बुद्धि वाले बच्चे थे जिनके अंदर कर्म सृजनात्मकता थी, ऐसे लोगों को ये पाया गया कि वे अधिक सृजनशील नहीं पाए गए, जबकि ऐसे लोगों को जिनकी बुद्धि लब्धि कम थी और अधिक सृजनशील थे, ऐसे लोगों का जो वर्ग था उनमें अधिक सृजनात्मकता पाई गई। और उनमें यह सृजनात्मकता और बौद्धिक योग्यता के बीच 0.11 से 0.49 का सहसंबंध पाया गया। इससे यह भी पता चलता है कि लगभग 120 बुद्धि लब्धि से अधिक बौद्धिक योग्यता होने पर भी उसका कोई प्रभाव सृजनात्मकता क्रिया पर नहीं पड़ा। मतलब इस प्रयोग में जो कि गेटजेल्स एंड जैक्सन ने 1927 में किया था, इस प्रयोग से प्रमाणित हुआ कि कोई व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो, कोई जरूरी नहीं कि सृजनशील होगा। दूसरी तरफ जो दूसरा ग्रुप था जिसमें लोग कम बुद्धिमान थे लेकिन अधिक सृजनशील थे, उनको अधिक सृजनशील पाया गया। तो यह स्पष्ट हुआ कि अधिक बुद्धि लब्धि का सृजनशीलता पर कोई बहुत अधिक असर नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी विद्वानों की यह मान्यता है कि एक निश्चित स्तर की बुद्धि आवश्यक है, तभी कोई व्यक्ति क्रिएटिव हो सकेगा। धन्यवाद।